हेलो फ्रेंड्स। तो आज बहुत दिन बाद आप सभी के बीच में आ रहा हूँ वीडियो लेके। तो उसके लिए सबसे पहले आपसे सॉरी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड का। ठीक है, बाकी हर कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, नोट भी आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे। अगर आप सब नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। तो ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री का, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट से ही हम लोग स्टार्टअप भी करेंगे। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, पेशेंस बना के आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा मैं सिलेबस अभी प्रिंट नहीं करवा पाया हूं, तो सिलेबस का जो पार्ट है जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप मैच करिए। बाकी मैं बता रहा हूं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आज जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है हिस्टामिन है, रिसेप्टर्स है एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। H1 एंटागोनिस्ट है, H2 एंटागोनिस्ट है, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। ये सारी चीजें हमको अपने यूनिट नंबर फर्स्ट में ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी चीज थोड़ा डीप में जानने से पहले हम उसका इंट्रो जानते हैं। इंट्रो अगर हमको अच्छे से समझ में आ गया तो इन फ्यूचर में क्या होने वाला है हम बहुत आसान तरीके से उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के साथ। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे एंटी वर्ड तो यूज हो गया। ठीक है, एंटी वर्ड यूज होने के पहले एंटी वर्ड यूज किया गया हिस्टामिनिक से पहले। अब ये हिस्टामिन क्या होता है, एंटी क्या होता है, दोनों वर्ड्स को जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे देन हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स ये होते क्या है। ठीक है, अब आप लोग 4th सेम में पढ़े होंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो वहां पे जब एंटी वर्ड्स आ जाता था, एंटी का मतलब होता था अपोज या किसी के अगेंस्ट, मतलब उसका दुश्मन। ठीक है, एंटी का मतलब होता है दुश्मन, अपोज या अगेंस्ट, ये सब होते हैं। अब यहां से हमको क्या वर्ड्स निकालना अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में, इसको जानेंगे एंटी हिस्टामिनिक। अब यहाँ पे देखो एंटी का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट अपना वर्क करना, उसको हम बोलते हैं एंटी। बाकी यहाँ पे जो हमारा एंटी वर्ड यूज हो रहा है वो हिस्टामिनिक के बाद यूज हो रहा है। तो हिस्टामिनिक जो भी हिस्टामिन के एक्शन रिएक्शन है हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनके एक्शन रिएक्शन को कम करने में जो हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या होते हैं, अब इसका जब हमको नॉलेज मिल जाएगा तब हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा एंटी हिस्टामिन किसे कहते हैं। अब ये जो हिस्टामिन होते हैं, हिस्टामिन हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है। ठीक है, और ये केमिकल हमारे बॉडी में एलर्जिकल सिम्पटम्स क्रिएट करते हैं। अब इन्हीं एलर्जिकल सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग्स या एजेंट्स या दवा यूज करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो एलर्जी हो रही है वह रिड्यूस हो सके, मतलब कम हो सके। अब इसको कम करने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो एलर्जी एक नेचुरल कंडीशन से होती है और सभी के बॉडी में होती है, और ये जब ओवर हो जाती है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन हमारे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के एजेंट्स ही होती हैं। इतना आपका डाउट्स क्लियर हुआ। यहाँ पे क्लियर वे में लिखा भी गया है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, ये ब्रेक डाउन किए गए दो वर्ड्स में, एंटी प्लस हिस्टामिन। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, मींस किसी भी चीज को ब्लॉक कर देना। हिस्टामिन क्या है, ए केमिकल इन द बॉडी दैट कॉजेज एलर्जिकल सिम्पटम्स। ये जो हमारे हिस्टामिन होते हैं हमारे बॉडी में एक ऐसा केमिकल्स होते हैं जो कि एलर्जी सिम्पटम क्रिएट करते हैं। ठीक है, कॉज करते हैं, उनको ब्लॉक या उनके विरुद्ध वर्क करने वाले को हम लोग बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। इतना आपका डाउट्स क्लियर हुआ। आई होप अगर अभी भी आपका कहीं पे डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही ओपन किया गया है, आप लोग कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एंड आइए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन करके डिफिनेशन आपको अपने एग्जाम में क्या लिख के आना है। एंटीहिस्टामिन इज ए मेडिसिन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हमारी एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जो भी हिस्टामिन का एक्शन है। अब हिस्टामिन का एक्शन क्या है कि एक ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी में एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो उसका एक्शन वही हुआ, और उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी की दवा दे देते हैं। तो उसी को ब्लॉक करने के लिए, मतलब हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की दवा दे देते हैं। एंड हेल्प्स रिड्यूस एलर्जी सिम्पटम। और जब एंटीहिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है तो जो एलर्जिकल सिम्पटम्स वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं,
और वो एलर्जिकल सिम्पटम जैसे स्नीजिंग हो गया, इचिंग हो गया, रनी नोज हो गया, वाटरी आइज हो गई, ठीक है। जैसे क्या है, ये सब जो है, ये जो भी सिम्पटम हमको दिखाई देते हैं ये एलर्जिकल कंडीशन में ज्यादा दिखाई देते हैं, और इनको ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की दवा ले लेते हैं। ओके, इतना आपका डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा आई होप। एंड अब हम लोग चलते हैं हिस्टामिन का थोड़ा सा डीप नॉलेज जानेंगे कि ये हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन को ट्रीट करने के लिए हम लोग दवा क्यों ले रहे हैं, ये हिस्टामिन वास्तव में हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। अब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे। अब हिस्टामिन भी ये देखा जाए तो ये भी क्या है, दो वर्ड से मिलकर ही बना हुआ है। पहला तो हिस्टो और दूसरा हमारा होता है अमीन। अब हिस्टो वर्ड को जब हम हिस्टामिन वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो हिस्टो प्लस अमीन से बना है। हिस्टो मतलब आपका होता है टिश्यू से रिलेटेड, ये ऑलरेडी आप सभी को पता हो, और एमीन हमारा एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग मर्ज करके डिफिनेशन बनाएंगे। हिस्टामिन इज ए नेचुरल केमिकल इन द बॉडी, हमारे बॉडी में ये जो हिस्टामिन होता है एक नेचुरल केमिकल होता है, दैट इज रिलीज ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। और ये रिलीज होता है कब, जब हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है तब हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है। इट कॉजेज सिम्पटम्स सच एज ईचिंग, स्वेलिंग, रनी नोज एंड वाटरी नोज। और ये जब होते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ सिम्पटम्स आते हैं जैसे कि स्नीजिंग, ईचिंग, स्वेलिंग, रनिंग नोज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और हिस्टामिन को डिस्कवर किए थे हमारे सर हेनरी डेल इन 1910, लगभग 1910 में सर हेनरी डेल ने हिस्टामिन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अब हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन, आई होप कि सभी का डाउट्स क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये इस यूनिट का पूरा बेसिक है। इतना डाउट्स आपका क्लियर होना चाहिए और आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये मैं वीडियो बहुत दिनों से नहीं ला रहा था क्योंकि कुछ हमारा पर्सनल इशू था, और अब से आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपका कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको सिलेबस का इंट्रो वाली वीडियो चाहिए, अभी मैं इंट्रो वीडियो नहीं बना पाया हूं क्योंकि मैं आपकी बात बहुत लेट था, आप लोग शायद पहले थे, तो अभी कि मैं थोड़ा सा लेट से अपने सब जो भी है स्टार्टअप किया हूं, इसलिए मैं इंट्रो ना बना करके डायरेक्टली मैं सोचा कि जल्द सिलेबस खत्म हो, इसलिए मैं डायरेक्टली आज टॉपिक पे आ गया हूं, ठीक है। अगर आप सबको इंट्रो भी चाहिए, इंट्रो वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं इंट्रो के लिए, मैं फिर उसी अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन की वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और अब चलिए हम लोग हिस्टामिन के बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, ये सारी चीजें भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि बायोसिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन, ये क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका सीक्वेंस जो निकल के आएगा यही सब आपको सॉल्व करके आना होगा, तब जाके आप बहुत इजी वे में 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिंथेसिस के। तो हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन व्हिच इज फाउंड इन ऑल ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं लगभग सब पे हिस्टिडीन पाया जाता है, ठीक है। और ये हिस्टिडीन कैसे आते हैं, जब हिस्टामिन का ये डीकार्बोक्सिलेशन होता है हिस्टिडीन का, तो उसी कंडीशन में हमारा जो है हिस्टामिन ये सिंथेसाइज होती है। यहाँ पे क्लियर में लिखा गया है कि हिस्टामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन। जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है हिस्टिडीन का तब हमारा हिस्टामिन सिंथेसाइज्ड होता है। और लगभग ये प्रक्रिया जो हमारे पूरे टिश्यू और ऑर्गन्स पे होती है, और ओवरऑल इसका कहने का मतलब है कि हिस्टामिन में हमारे ओवरऑल बॉडी में ही पाया जाता है, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी गई है, कैसे यहाँ पे क्या मतलब हुआ है यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको एक तरफ हिस्टिडीन दिख रहा है, उसके बाद हिस्टिडीन का जब डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो आपका हिस्टामिन यहाँ पे क्लियर में बन के आ गया। और यही बात मैं पीछे अभी थियरी में बता के ही आया हूं। अब बहुत ही ऐसे इजी तरीके से हम लोग इसका स्टोरेज भी पढ़ लेते हैं। देखो, बहुत वर्कलोड और प्रेशर लेके ना पढ़ाई करिए, बहुत इजी वे में पढ़िए। जब तक आप इजी वे में और फैंटास्टिक वे में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक ये जानिए रट के कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। अपने माइंड से एक कहानी की तरह फिगर के फॉर्म में माइंड पे इसको कैप्चर करो, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत आसान हो जाएंगे, सारी चीजें बिल्कुल इजी रहेंगी। और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत इजी भी है, केवल आप लोग कॉन्सेप्ट से पढ़िए। ऐसा ना हो जैसे मान लो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग होती है, तो आप अपने मन में ये कभी ना सोचिए कि पहले हम 7 से ही पकड़ें। 1 से चलो 2, 3, 4 से जाओगे ना तो 7, 10 आगे तक आप चले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यही कहती है कि हमको बेसिक से पढ़ो, ठीक है। जब बेसिक से पढ़ेंगे आप
तो टोटल जो नॉलेज है आपका वो क्लियर होता चला जाएगा और आसान तरीके से आप अच्छा मार्क्स जो अपने एग्जाम में गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने स्टोरेज की बात करते हैं। ये जो हिस्टामिन है ये हमारे बॉडी के किस पार्ट में स्टोर होता है, इसको भी तो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब हिस्टामिन इज मेनली स्टोर्ड इन मास्ट सेल एंड बैसोफिल्स। ये मेनली स्टोर होता है मास्ट सेल में और बैसोफिल्स में। ठीक है, बैसोफिल्स हमारे ब्लड में होते हैं, मास्ट सेल मतलब टिश्यू में होते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों को ये बेसिकली स्टोरेज साइट भी कहा जाता है, इन्हीं दोनों को। ठीक है, तो हिस्टामिन इज मेनली स्टोर्ड इन मास्ट सेल एंड बैसोफिल्स। इतना डाउट आपका क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा शार्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस पीछे है। ठीक है, अब देखो हिस्टामिन जो है ये मेनली स्टोर होता है मास्ट सेल में और बैसोफिल्स में। इट इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। और ये रिलीज होता है कब? जब हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो ये धीरे धीरे जो भी स्टोरेज होती है वो हमारे बॉडी में रिलीज होती रहती है। ठीक है, अब देखो रिलीज हम लोग मतलब रिलीज तो वहां पे थोड़ा सा इंट्रो लिए ना। अब यहाँ पे देखो रिलीज की कंडीशन क्या होती है। हिस्टामिन इज रिलीज बाय द इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन विद आईजीई एंटीबॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। मास्ट सेल के सरफेस पे आईजी एंटीबॉडीज होती हैं जहां पे हमारे एंटीजन जाके बाइंड होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, तब जाके हिस्टामिन वहां पे रिलीज होती है। अब द एंटीजन आर प्रोटीन्स आर पॉलीसेक्राइड। एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन्स के भी हो सकते हैं और कभी कभी पॉलीसेक्राइड के भी होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स, जो कि हमको कहां से आते हैं? बहुत से सोर्स से आ सकते हैं, जैसे कि डस्ट, पॉलन ग्रेन, डस्ट हो गया हमारा, पॉलन ग्रेन्स हो गया, फूड स्टफ्स हो गए एंड सम न्यूमरस केमिकल। देखो कुछ हमारे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं और डस्ट वगैरह, पॉलन ग्रेन वगैरह, फूड स्टफ वगैरह से भी हमारे एंटीजन्स आ सकते हैं जो कि प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड के होते हैं। एंटीजन का मतलब होता है कि बाहरी चीजें। ठीक है, और हमारे मास्ट सेल पे आईजीई एंटीबॉडीज होती है, उससे आके एंटीजन बाइंड होते हैं, तब जाके हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है। बहुत क्लियर सा फंडा यही है। और वो जो हमारे एंटीजन होते हैं वो एंटीजन आपके डस्ट हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, फूड स्टफ हो सकते हैं और भी अदर हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं। इतना डाउट्स आपका आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसके कैटाबोलिज्म भी देख लेते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या कंडीशन है, क्या होने वाला है। हिस्टामिन इनएक्टिवेटेड बाय मेनी रिएक्शन एंड एंजाइम विच चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है अदर मतलब बहुत से रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती है ना, उसके हेल्प से भी ये इनएक्टिवेट हो सकता है। और कुछ एंजाइम जब चेंज होती है हमारे बॉडी में तो उसकी स्ट्रक्चर, हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में चेंजिंग होती है। आफ्टर चेंजिंग स्ट्रक्चर, जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा हिस्टामिन का, तो हिस्टामिन डज नॉट बाइंड विद रिसेप्टर ड्यू टू चेंज स्ट्रक्चर। क्लियर सी बात है, जब हिस्टामिन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो वो अपने किसी भी रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और इस तरीके से हुआ कैटाबोलाइज हो जाएगा हमारे बॉडी से। अब हिस्टामिन रिसेप्टर ये बेसिकली हमारे होते हैं कितने? 4 होते हैं। हिस्टामिन जो रिसेप्टर होते हैं ये हमारे होते हैं 4। अब इन्हीं 4 रिसेप्टर का लोकेशन वगैरह क्या है, रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या, इफेक्ट क्या है, इसको भी हम लोग जानेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। अब देखो 4 तरीके के रिसेप्टर होते हैं। पहला हमारा H1, दूसरा H2, तीसरा H3, चौथा H4। अब रिसेप्टर के टाइप इधर मैं लिखा हूं, लोकेशन इसका इधर है, मोड ऑफ एक्शन इस रो में है, इफेक्ट हमारा इस रो में। एक एक को हम लोग समझेंगे, बहुत ब्रीफ में समझेंगे। रिसेप्टर का टाइप जैसे आ गया आपका H1 आ गया। ठीक है, इसका जो लोकेशन है आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा, स्मूथ मसल्स पे, और स्मूथ मसल्स इंडोथेलियम पे देखेगा और सीएनएस के कुछ पार्ट में देखेगा। ठीक है, अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एक्टिवेशन जीक्यू प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेंगे? जीक्यू प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे और उसी के साथ साथ IP3 और डैग पैथवे को भी ये बढ़ाने का काम करते हैं। अब देखो इसके बाद ये क्या करेंगे? बढ़ा करके वहीं से कैल्शियम चैनल इंट्रासेलुलर को भी धीरे धीरे ये ओपनिंग की तरफ ले जाएंगे। अब इनके इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो कॉजेज वैसोडाइलेशन भी कॉज करेंगे, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी भी इंक्रीज करेंगे और ब्रैंको कंस्ट्रिक्शन भी वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। अब H2 हमारा आता है नेक्स्ट वाला। ये कहां पे इसका लोकेशन है? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, हार्ट्स में, यूटेरस में और सीएनएस में जो इसका लोकेशन ये यहाँ पे रहने वाला है। और मोड ऑफ एक्शन जो है एक्टिवेशन जीएस प्रोटीन, ये जीएस प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और उसी के साथ साथ साइक्लिक एएमपी को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है,
इफेक्ट इसका क्या है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट भी ये इंक्रीज कर देंगे, क्लियर सी बात है, ठीक है। अब हम लोग H3 और H4 हमारा बच रहा है ना, अब हम H3 और H4 की बात कर लेते हैं। CNS और PNS पे H3 का जो है ये लोकेशन होता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, एक्टिवेट GI प्रोटीन लीडिंग टू डिक्रीज CAMP, ये क्या करेंगे, GI प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा CAMP भी घटने लगेगा, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है, मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करेंगे, पार्टिकुलरली हिस्टामिन और एसिटाइलकोलिन का, ठीक है, दो न्यूरोट्रांसमीटर का। और H4 की बात करते हैं हम अब, बोन मैरो, लंग्स, कोलोन और WBC, ये जो H4 का लोकेशन होता है बोन मैरो में, लंग्स में, कोलोन में और WBC में होता है। मोड ऑफ एक्शन इनके क्या है, एक्टिवेशन GI प्रोटीन, GI प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, उन्हीं के साथ साथ CMP को ये डिक्रीज कर देते हैं। इसका जो इफेक्ट है, इन्वॉल्व इन कीमोटैक्सिस ऑफ इम्यून सेल, इम्यून सेल्स के कीमोटैक्सिस में ये अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का ये जो पहला इंट्रो की वीडियो थी आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टार्ट होगी क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। बाकी और भी सब्जेक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो चाहिए, सिलेबस वगैरह क्या है, कैसे पढ़ाई हमें करना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं उसी अकॉर्डिंग समझ जाऊंगा कि आपकी डिमांड क्या होने वाली, ठीक है। फिर उसी अकॉर्डिंग मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू कर दूंगा, ओके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।